हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम CSIR नेट लाइफ साइंसेस की यूनिट 13 का इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिश एंड जिश। तो माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा और हम इसका पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में देखा था। सेकेंड पार्ट हमने फिश क्या होता है उसको देखा था। नाउ दिस इज़ थर्ड पार्ट जिसको हम जिश स्टडी करेंगे, और इसके बाद में फोर्थ पार्ट में हम इससे CSIR नेट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टिल डेट वो सारे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जीनोमिक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन या जिश टेक्निक, ये होती क्या है? जीनोमिक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक एक सेल बायोलॉजी की टेक्निक है जिसके अंदर हम न्यूक्लिक एसिड की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं कि कितना मैच होता है। सपोज एक DNA रैट का है और एक DNA मैन का है, तो आपको ये देखना है कि रैट का जीनोम मैन के जीनोम से कितना मैच करता है। तो आप रैट के जीनोम को पूरा का पूरा प्रोब के जैसे यूज़ करोगे, इसीलिए इसको जीनोमिक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उसका कोई पार्ट यूज़ नहीं कर रहे हो, आप पूरा का पूरा उसका जीनोम यूज़ कर रहे हो लेबल करके एज अ प्रोब, और ह्यूमन से वो कितना मैच होगा इसके लिए हम उसे यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली कंपैरेटिव स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो अनलेबल्ड इसमें हमें ऐसा भी करना होता है क्योंकि सारा तो रैट का DNA ह्यूमन के DNA से मैच नहीं होगा, कुछ पोर्शन अनमैच रह जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन के ही DNA के कुछ पार्ट्स को शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में यूज़ करते हैं ताकि वो वाले पार्ट्स भी हाइब्रिडाइज हो जाएं। और उस फ्रेगमेंट्स वाले वो लेबल्ड नहीं होती हैं वो फ्रेगमेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटर DNA। तो ये अनलेबल्ड होता है। नाउ इस टेक्निक के अंदर हम पूरा जीनोम यूज़ करते हैं, इसलिए इसको जिश कहते हैं, किसी एक ऑर्गेनिज्म का। और जो जीनोम के जो पार्ट्स होते हैं सेम हो रहे होते हैं, वो मैच हो जाते हैं, और फिर फ्लोरेसेंस या एंजाइम की टेक्निक से हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड पार्ट होता है उसे हम काउंटर स्टेन कर लेते हैं। ना हम देख लेते हैं जिश के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप अपना जो प्रोब होता है उसको डायरेक्टली लेबल कर सकते हो या इनडायरेक्ट लेबल। डायरेक्टली लेबल में मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट लेबलिंग टेक्निक वो होती है जिसमें डायरेक्ट जो हमारा प्रोब है जब वो DNA के साथ में अटैच होता है तो वो डायरेक्टली दिख रहा होता है। बट ये जो होती है इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, रेजोल्यूशन कम होता है, इसलिए हम इनडायरेक्ट लेबलिंग यूज़ करते हैं जिसमें हमारा प्रोब अटैच तो हो जाता है लेकिन उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम और रिपोर्टर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप पहले लेबल करेंगे अपने DNA को, फिर आपका जो DNA आपको स्टडी करना है, सपोज ह्यूमन का ही DNA आपको स्टडी करना है, उसके कुछ फ्रेगमेंट्स बना लोगे। वो वाला जो DNA होगा वो ब्लॉकिंग DNA होगा, क्योंकि हर साइट तो हाइब्रिडाइज नहीं होगी ना, जो कंपैरिजन की साइट है। तो जो साइट हाइब्रिडाइज नहीं होगी उसे हम हाइब्रिडाइज करा लेंगे ब्लॉकिंग DNA की मदद से। अब स्लाइड प्रिपेयर की जाएगी, फिर प्रोब और ब्लॉकिंग DNA दोनों को डीनेचर किया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर में। अब इसके बाद में हम हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर को प्रोब के साथ में और ब्लॉकिंग DNA के साथ में ऐड करेंगे। इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और फिर इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के बाद में डिटेक्ट किया जाएगा। अगर इनडायरेक्ट लेबलिंग की गई है तो हम उसे सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम और रिपोर्टर मॉलिक्यूल के साथ में डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो DNA मॉलिक्यूल सेकेंड पेरेंट का होगा वो अटैच हो जाएगा अनलेबल्ड ब्लॉकिंग DNA के साथ में, और इस तरह से हम इसके विजुअलाइजेशन कर सकते हैं सिग्नल्स को, जो अलग अलग तरह से दिख रहा होता है। तो सपोज ग्रीन सिग्नल दिख रहा है तो हाइब्रिडाइज हुआ है, और ब्लू दिख रहा है तो वो अनहाइब्रिडाइज या अनमार्क्ड DNA का है। तो जो प्रोब लेबलिंग है अगर डायरेक्ट है तो ये सारे स्टेप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब हम इसका एनिमेटेड फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था प्रोब को लेबल करना। अब यहाँ जो हमारा जीनोम है ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट जीनोम है। अब ये जो जीनोम हमने लिया है, सपोज ये रैट का पूरा जीनोम है, इसको आपको लेबल करना है। तो आप दो तरह से लेबल कर सकते हैं, इनडायरेक्ट लेबलिंग या डायरेक्ट लेबलिंग। अगर आप डायरेक्ट लेबलिंग करते हो तो ये जो है डायरेक्टली फ्लोरेसेंस शो कर रहा होता है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है दूसरे मेथड की। बट ये स्पेसिफिसिटी कम होती है, या हम कह सकते हैं इसकी इंटेंसिटी कम होती है, तो इसीलिए हम इनडायरेक्ट लेबलिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इनडायरेक्ट लेबलिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन हमने जैसे इसमें आपने आपका जो लेबलिंग कर दी बायोटीन से, तो आपको इनडायरेक्टली इसमें
दूसरा रिपोर्टर मॉलिक्यूल और सिग्नल जनरेटिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, तब वो फ्लोरेसेंस शो करेगा। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपने प्रोब की लेबलिंग की है। नाउ सेकंड स्टेप है ब्लॉकिंग डीएनए फ्रेगमेंट करना। अब ब्लॉकिंग डीएनए फ्रेगमेंट करना मतलब ये जो है ह्यूमन का डीएनए मान लो। अब अगर ह्यूमन का डीएनए है, क्योंकि हमें पता है रैट का और ह्यूमन का डीएनए दोनों पूरा कंप्लीटली हाइब्रिडाइज नहीं होगा, तो हमें कुछ फ्रेगमेंट्स चाहिए होंगी इस डीएनए की एज प्रोब कह सकते हैं, बट ये लेबल्ड नहीं होगा और इसकी फ्रेगमेंट्स को हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो इसके हमें कुछ फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉकिंग डीएनए, तो जो साइट्स हाइब्रिडाइज नहीं होगी वहाँ पे इनसे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। थर्ड स्टेप होगा डीनेचुरेशन करेंगे हम प्रोब का भी और ब्लॉकिंग डीएनए का भी। ये हमारा जीनोमिक प्रोब था जो लेबल्ड था, इसको डीनेचर करेंगे, और ये हमारा ब्लॉकिंग डीएनए था, इसको भी डीनेचर कर देंगे। नाउ नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है हमारी स्लाइड प्रिपेयर करना। ये हमारा टारगेट डीएनए ह्यूमन का डीएनए वो कितना मैच करता है। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन मिक्सचर डाल देंगे। ये टारगेट डीएनए था, इसमें आपने जीनोमिक प्रोब भी डाल दिया और ब्लॉकिंग डीएनए भी डाल दिया। फिर आप क्या करोगे, इसको अगेन डीनेचर करोगे आपके डीएनए को, तो ये आपका टारगेट डीएनए डीनेचर करेंगे और ब्लॉकिंग डीएनए भी इसमें ऐड करेंगे, तो ये आपका टारगेट डीएनए डीनेचर हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जीनोमिक प्रोब से इस तरह से लेबलिंग हो जाती है और उसके काउंटर उसमें इस तरह से उसमें अटैच हो जाता है। ठीक है, नाउ हम ये कंपैरेटिव स्टडीज़ कर लेते हैं कि ये लेबलिंग हुई है इस तरह से। तो सेवेंथ में प्रोब का डिटेक्शन करना होता है इनडायरेक्ट लेबलिंग में, तो एंटीबॉडीज़ से एसजीएस सिस्टम से इस तरह से डिटेक्शन हो जाता है क्योंकि फ्लोरेसेंस उसमें शो होती है। और ये क्योंकि लेबल्ड नहीं थे तो ये फ्लोरेसेंस शो नहीं करेंगे ब्लॉकिंग डीएनए वाले। हमारी स्लाइड पे कैसा दिख रहा होता है, हमारी स्लाइड पे सपोज ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, तो फ्लोरेसेंस किस किस एरिया में जीन मैच किया है वो इस तरह से दिख रहा होता है। अब यहाँ पे एक पिक्चर है, ये बहुत क्लियरली दिखा रहा है। ए जो पिक्चर दिखा रहा है आपको काउंटर स्टेन स्लाइड का दिखा रहा है और बी जो पिक्चर दिखा रहा है लेबल स्टाइल का। जब हम दोनों स्लाइड ओवरलैप करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन सा जो सीक्वेंसेस है वो मैच होते हैं। ठीक है, तो नाउ हम देख लेते हैं फिश और जिश के बीच में डिफरेंस। सीधी सी बात है, फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन में जो वो प्रोब्स हम यूज़ करते हैं वो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होती हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, लेकिन जिश के अंदर हम पूरा का पूरा जीनोम यूज़ करते हैं। फिश के अंदर एक एब्सोल्यूट अप्रोच है, मतलब फिश के अंदर आपको एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करनी होती है कि जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन जिश एक कंपैरेटिव अप्रोच है क्योंकि आपको कंपेयर करना है कि दो डीएनए कितने मैच हो रहे हैं। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन किस किस में की जाती है, फिश की एप्लीकेशन की जाती है रेपिटेटिव सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए, डीएनए सीक्वेंसेस के लिए, और जिश की एप्लीकेशन है बेसिकली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स निकालने के लिए। नाउ हम देख लेते हैं जिश का एप्लीकेशन क्या क्या है। मियोटिक स्टडीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स निकालने के लिए इसको स्टडी किया जाता है। कहीं पे भी अगर ट्रांसलोकेशन हुआ है, उसके ब्रेक पॉइंट्स आपको देखने हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। कंपैरेटिव जीनोमिक स्टडीज़ के लिए, या कभी एक नॉर्मल सेल का जीन और एक मैलिग्नेंट सेल के जीन में आपको कंपैरिजन करना है, तब आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। कोई अननोन जीनोम है, सपोज़ कोई अननोन सैंपल मिला है, हमें नहीं पता कि ये मैन का था या ये डॉग का है या कैट का है, तब हम उसमें भी ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और हाइब्रिडाइज्ड जीनोम जो है क्रॉप की वेराइटीज़ का, उसको स्टडी करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन में फिश, जिश और इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आज तक के जितने भी CSIR नेट के क्वेश्चंस आए हैं उसे हम स्टडी करेंगे। तो अगर आपने ये तीनों देखे हैं तो आप बहुत आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।